हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी 9th क्लास की विज्ञान की बुक के सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का एक टॉपिक मिश्रण के घटकों का पृथक्करण पढ़ेंगे। बहुत सी विधियों द्वारा मिश्रण के घटकों को पृथक किया जा सकता है। हमारी जो पहली विधि है वो है वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करके हम विलायक से विलेय को पृथक करेंगे। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। रंग वाले घटक यानी डाई को वॉच क्लास में डालते हैं। इस डाई से हम यानी इस विलयन से हम स्याही और विलायक को अलग अलग करेंगे। वॉच क्लास में कुछ बूंदें स्याही की डालने के बाद इसे जल से भरे बीकर के ऊपर रख देते हैं और धीरे धीरे गर्म करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे स्याही गर्म होती है, जल विलायक वाष्प बन के उड़ जाता है और वॉच क्लास में स्याही रह जाती है। तो इस प्रकार वाष्पीकरण की विधि का प्रयोग करके हमने विलायक से विलेय पदार्थ को पृथक कर लिया है। हमारी दूसरी जो विधि है वो है अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि अधिकतर कोलाइडल विलयन के लिए यूज़ की जाती है, जैसे क्रीम, दूध। अगर इनमें से हमें इनके घटकों को पृथक पृथक करना है तो अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करेंगे। अपकेंद्रण विधि के लिए अपकेंद्रीय यंत्र सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। अपकेंद्रण विधि में जिस सिद्धांत पर कार्य किया जाता है उसे अपकेंद्रण का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर मिश्रण को यानी विलयन को तेजी से घुमाया जाता है। भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। इसका अनुप्रयोग प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में किया जाता है। डेयरी या घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में किया जाता है, या फिर कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में किया जाता है। हमारी जो तीसरी विधि है पृथक्करण कीप विधि। इसके द्वारा दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। पृथक्करण कीप के सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं। मिट्टी के तेल से जल को पृथक करने के लिए कीप का प्रयोग किया जाएगा। इस कीप के प्रयोग में हम सबसे पहले मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डाल देते हैं। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ देते हैं, जब तक कि जल और तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलते हैं और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लेते हैं। जैसे ही तेल नीचे पहुंचता है, स्टॉप कॉर्क को बंद कर देते हैं। इस प्रकार हमने तेल से जल को पृथक कर लिया। इस विधि का अनुप्रयोग है तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। इस विधि द्वारा हल्के स्लैग धातु मल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। हमारी चौथी जो विधि है वो है उदरपातन विधि। इस विधि द्वारा हम ठोस मिश्रण को पृथक पृथक करते हैं। उदाहरण स्वरूप हमने अमोनियम क्लोराइड का नमक के साथ मिश्रण लिया है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो गर्म करने पर ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में बदले हुए गैस अवस्था में बदल जाता है। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होगा उसके लिए उदरपातन यूज़ किया जाएगा, यानी उदरपातित हो जाने वाले अवयव को ही उदरपातन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, अमोनियम क्लोराइड उड़ जाएगा और नमक शेष रह जाएगा। इस विधि का अनुप्रयोग अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन और एंथ्रासिन आदि ठोस पदार्थों के मिश्रण में किया जाता है। हमारी पांचवी जो विधि है क्रोमेटोग्राफी विधि। इस विधि द्वारा हम डाई या रंगीन विलयन को अलग अलग करते हैं। डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है तेजी से ऊपर उठता है। इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। जो भी स्याही हम प्रयोग करते हैं जल विलायक के रूप में होता है, डाई विलेय के रूप में। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, डाई के कणों को भी अपने साथ ले जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है।
इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। आपके सामने एक चित्र है जिसमें क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण दिखाया गया है। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। क्रोमेटोग्राफी विधि का अनुप्रयोग है डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों ड्रग्स को पृथक करने में। हमारी छठी जो विधि है वो है आसवन विधि। इस विधि द्वारा दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं और जिनके घटकों के कवतनाकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। दो उदाहरण स्वरूप हमने एसीटोन और जल के मिश्रण को लिया है। दोनों के कवतनाकों में अंतर है। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लिया जाता है और ऊपर एक थर्मामीटर लगा देते हैं। उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित कर देते हैं। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करते हैं और थर्मामीटर का अवलोकन करते रहते हैं। एसीटोन वाष्पीकृत होता है, संघनित होकर संगणक द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। इस प्रकार एसीटोन और जल को पृथक करने में आसवन विधि का प्रयोग हुआ। इसी विधि का एक और रूप है प्रभाजी आसवन। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके कवतनाक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पाद से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, लेकिन आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित करने के लिए सतह प्रदान करते हैं। आपके सामने चित्र है जिसमें प्रभाजी आसवन विधि को दिखाया गया है। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लिया गया है, ऊपर थर्मामीटर को अटैच किया गया है और एक प्रभाजी कॉलम जिसमें कांच के टुकड़े भरे हुए हैं आप देख सकते हो, जो कि हमारे आश्रित होने वाले द्रव को यानी वाष्पित होने वाले द्रव को ठंडा करके हमारे फ्लास्क में एकत्रित करेगा। वायु से गैसों को कैसे पृथक किया जा सकता है, तो वायु को गैसें से पृथक करने के लिए भी प्रभाजी आसवन विधि प्रयोग में ली जाती है। वायु एक समांगी मिश्रण है। सबसे पहले दाब बढ़ाया जाता है, तापमान कम किया जाता है, वायु को संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित करने से वायु द्रवावस्था में बदल दी जाती है, उसे ठंडा किया जाता है और प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म किया जाता है। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण हो जाता है। आपके सामने एक सारणी दिखाई गई है। आप देख सकते हो कौन से क्वथनांक पर कौन सी गैस पृथक हो रही है, जैसे कि ऑक्सीजन -183 डिग्री पर, ऑर्गन -186 डिग्री पर और नाइट्रोजन -196 डिग्री पर द्रवित हुई। वायु के घटकों के पृथक्करण के लिए एक बहुत बड़ा प्रभाजी आसवन उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, जिसका कि चित्र आपके सामने दिखाया गया है। चित्र में आप देख सकते हो कि वायु को पहले अत्यधिक दाब दिया गया, उसे द्रव अवस्था में संपीड़ित किया गया, बाद में उसे गर्म करके कवतनाकों के आधार पर मिश्रण के घटकों को पृथक कर लिया गया। हमारी अगली जो विधि है वो क्रिस्टलीकरण विधि है। इस विधि द्वारा ठोस पदार्थों को शुद्ध किया जाता है। जैसे समुद्री जल से नमक जो हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती है, तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस पदार्थ को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारणतः वाष्पीकरण विधि से उत्तम होती है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं।
इसीलिए क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण विधि से उत्तम होती है। इसका अनुप्रयोग है समुद्री जल द्वारा नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। अगले लेसन में हम भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले प्राप्त हो।